राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जैसे कर्म वैसा फल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में लाल सिंह नाम का किसान रहता था। उसके घर पर गाय ने पहली ही ब्यात पर बछड़े को जन्म दिया था। बछड़ा बहुत ही स्वस्थ और गेरुए रंग का था। उसके गेरुए रंग को देखकर बच्चों ने उसका नाम लालू रख दिया। किसान लाल सिंह भी हंसते हुए कहने लगा, वाह, यह भी खूब रही। लाल सिंह के घर लालू का जन्म हुआ है। इस बछड़े को मैं बड़े प्यार से पालूंगा। जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसी का जोड़ीदार ढूंढकर इसे हल में जोतूंगा। इत्तेफाक से उसी दिन उसके पड़ोसी गजेंद्र के घर में भी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। बछड़े का रंग हाथी के जैसे मटमैला भूरा था, तो बच्चों ने उसका नाम गजवा रख दिया। गजवा भी लालू की तरह स्वस्थ, सुडौल और नटखट था। शायद दोनों का बायोलॉजिकल पिता एक ही सांड रहा होगा। दोनों की शकल सूरत एक जैसी थी, लेकिन रंग दोनों का अपनी मां पर गया था। बछड़ों की कद काठी को देखकर गजेंद्र सोचता था कि लाल सिंह अपना लालू मुझे बेच देगा तो मैं इसे खरीद लूंगा। यही बात लाल सिंह के दिल में भी उठती थी। वो 2 साल बाद जो बछड़े काफी बड़े हो गए और काफी डील डॉल से मतलब हष्ट पुष्ट थे। गजेंद्र ने लाल सिंह को अपना बछड़ा 2000 रुपये में जो बेच दिया। लाल सिंह ने कुछ दिन तक बछड़ों के गले में एक रस्सी की जोड़ी डालकर खाली खेत में उन्हें घुमाया। जब वो कुछ सध गए तो एक दिन पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर लाल सिंह ने बछड़ों के कंधे पर जुआ रखकर उन्हें हल जोत दिया। एक तो बछड़ों की चिकनी गात, ऊपर से लालू सिंह ने उनके माथे पर कौड़ी और गले में रुंझुन की आवाज निकालने वाले घुंघरू डाल रखे थे। खेत में बछड़ों की द्वारा मस्ती में झूमते हुए हल खींचने पर जो आनंद आता था, उसे देखकर लालू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। कुछ ही दिनों में लालू के बछड़े पूरे जोर पर हल खींचने लगे, लेकिन इधर उन बछड़ों पर जवानी का जोश आने लगा तो कहीं बछड़े बिगड़कर हल खींचने में आनाकानी ना करने लगे। इसलिए 3 वर्ष की उम्र पर ही बछड़ों का जो लालू ने वंध्याकरण करा दिया था। इसके बाद तो उनकी सेहत और भी अच्छी बन गई। देखते ही देखते लाल सिंह के बैलों की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। बैलों के शौकीन कई ग्राहक भी लाल सिंह के पास आए, लेकिन उसने बैलों की कीमत 20,000 रुपये कर दी। यह देखकर गजेंद्र के हृदय में अब डाहसी उठने लगी। वह सोचने लगा कि उसने जो बहुत जल्दी कर दी, जो उसकी मति मारी गई। जो 1 वर्ष पहले 2000 रुपये में उसने अपने बछड़े गजवा को लाल सिंह को कौड़ियों के दाम में फूंक दिया, वरना आज यही बैलों की जोड़ी उसके घर के आगे बंधी होती तो पूरे इलाके में उसका नाम होता। पत्नी और बच्चों ने भी मना किया था, फिर भी गजेंद्र ने यह सौदा कर दिया था। डाहा, आहा और चाहा इंसान के दिल को बेचैन करके रखती है। डाह की अग्नि दिखती नहीं है, पर इसके प्रकोप से सामने वाले को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आषाढ़ का महीना आया तो लाल सिंह बैलों की जोड़ी के साथ जो खेत पर पहुंच गया। अगल बगल के खेतों में भी और किसान अपना खेत जोत रहे थे। लाल सिंह के बैलों की जोड़ी इन सब में अलग ही नजर आ रही थी। गजेंद्र भी लाल सिंह से कुछ ही दूरी पर अपने खेत में हल चला रहा था। उसके बैलों की जोड़ी अब काफी बूढ़ी थी और धीरे धीरे अपना काम चला रहा था।
इधर लाल सिंह की पत्नी जो सुगमा थी खेत में चाय तमाकू लेकर पहुंची, तो उसने आसपास के किसानों को भी चाय तमाकू पीने को कहा। गजेंद्र भी उधर आ गया। चाय पीते हुए गजेंद्र बैलों को 3-4 बार गौर से देखने लगा। उसके बाद यह कहकर कि अपने खेत की ओर चला गया कि अरे भाई लाल सिंह, तेरे पास तो जवान बैल हैं, 2 घंटे में 4 घंटे का काम कर देते हैं। हमें तो बूढ़े बैलों की पूंछ मरोड़ते मरोड़ते पूरा दिन निकल जाता है। चाय पीने के बाद लाल सिंह ने दोनों बैलों को जौ के आटे की 2 लोई खिलाई और बैलों की पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें प्यार से पुचकारा। हल्की मूठ पकड़कर उसने जैसे ही बैलों को हाँकने शुरू किया, गजवा अपनी जगह पर बैठ गया। लाल सिंह ने गजवा को प्यार से पुचकारा और उसे खड़े होने को कहा, लेकिन गजवा एक बार बैठा तो लाल सिंह के लाख कोशिशों के बाद भी वह खड़ा नहीं हुआ। आसपास के किसानों की नज़र इधर लाल सिंह के बैलों की जोड़ी पर पड़ी तो सभी आपस में खुसर फुसर करने लगे। लाल सिंह का बैल नट गया है, सब कहने लगे। लाल सिंह की पत्नी ने लाल सिंह से कहा, लगता है जी इसे अचानक ऐसे क्या हो गया है, मुझे तो लगता है इसे नज़र लग गई है, वरना आज तक तो इसने कभी भी ऐसे पैर नहीं नवाए थे। लाल सिंह ने खींचते हुए कहा, चुप रहो सुगमा, तुम ऐसी उल्टी बात मत करो। धूप ज्यादा हो रही है तो बैल भी आराम चाहते हैं। यह कहकर उसने बैलों के कंधे से जुआ खोल दिया। किसानों ने जानबूझकर लाल सिंह से पूछा, क्या बात है लाल सिंह भैया, चाय पीते ही बैल हल से खोल दिए, लगता है बैल नट गया है। लाल सिंह ने शर्म से कहा, नहीं नहीं, बैल नटा नहीं है, धूप ज्यादा हो रही है तो क्यों ना इन बेजुबानों पर भी तो धूप होती है, क्यों हम इनके ऊपर जुल्म करें। थोड़ा सा खेत बचा है तो कल सुबह देख लेंगे। इतना कहकर हल कंधे पर रखकर लाल सिंह अपने बैलों की जोड़ी के साथ अपने घर आ गया। घर आकर लाल सिंह ने जो बैलों को खूंटे पर बांध दिया, बैलों की पीठ पर हाथ फेरकर थोड़ी देर तक उसने उनकी मालिश की। उसके बाद लाल सिंह गजवा के पास जाकर उससे ऐसे बातें कर रहा था मानो वह बैल नहीं इंसान है और उसकी हर बात को समझता है। वह उसे ऐसे समझा रहा था जैसे उसके समझाने पर वह कल वही गलती नहीं दोहराएगा जो उसने आज की। लाल सिंह ने सिर्फ गजवा को ही नहीं बल्कि उसके जोड़ीदार लालू को भी यह बात कही कि गजवा मेरी बात नहीं मान रहा है, अब तू ही अपने दोस्त को समझा दे कि खेत में लोगों के सामने इस तरह की हरकत ना करे। शायद इसे मालूम नहीं है इसकी इस छोटी सी गलती के कारण आज पूरे गांव में मेरी क्या बेइज्जती हुई है। मन तो कर रहा था इस बैल को खदेड़ने वाली छड़ी जो होती है कि उस सुंटे से ही वहाँ पर इसकी चमड़ी उधेड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चों से कभी कभार गलती हो जाती है, इसलिए एक बार मैंने गजवा को मौका दे दिया। अब आगे से यह ऐसी गलती ना करे, वरना फिर तू भी मुझे दोष मत देना लालू। उसके बाद बैलों को सानी पानी देकर जो लाल सिंह अपने और कामों में लग गया। भले ही उसका शरीर अन्य कामों में लगा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग यही सोच रहा था, आखिर आज खेत में गजवा नट क्यों गया, कहीं बैलों पर किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग गई। यही सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे भाग्यवान सुनो, मुझे भी कुछ ऐसा ही शक हो रहा है, बैलों पर किसी की दुष्ट नज़र लग गई है। खेत इतना सख्त भी नहीं हो रहा था कि बैलों को कोई परेशानी हो। पहले भी मैंने इन्हीं बैलों से इससे भी सख्त जमीन पर 4-4 घंटे हल चलाया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आसपास जो भी किसान थे उन्हीं में से किसी की नज़र लग गई हमारे गजवा को।
तब सुगमा बोली, मैं तो पहले ही यह कह रही थी कि बैलों पर नजर लग गई है। आपने ही बेफिजूल में उन्हें चाय तंबाकू पीने के लिए अपने खेत में बुलाया। देखा नहीं जैसे उसने यह बात कही कि भाई तेरे पास तो जवान बैल हैं, 2 घंटे में 4 घंटे का काम कर देते हैं। वैसे ही बैलों की गात पर झुरझुरू सी छा गई थी। आपको मालूम भी है वह आदमी कितना खतरनाक है, फिर भी उसे हुक्का पानी पीने के लिए क्यों दावत देते रहते हो? लाल सिंह ने कहा, तुम गजेंद्र की बात तो नहीं कर रही हो सुगमा? यह बात तो उसी ने कही थी। सुगमा बोली, हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। यह सब उसी का किया धरा है। चाहो तो किसी नज़र उतरवाने वाले से पता कर लो। लाल सिंह ने कहा, उसकी नज़र लगती तो लालू पर लगती। गजवा तो उसी की कुठियार का बछड़ा है, तो भला उस पर उसकी नज़र क्यों लगेगी? सुगमा बोली, जब नीयत खराब हो तो खुद के बच्चे पर भी माँ की नज़र लग जाती है। उसके कुठियार का बछड़ा होने से ही तो उसके दिल में डाह उठ रही है। कई लोगों से तो वह कह भी चुका है कि मेरी तो मती मारी गई थी, बछड़ा इतना सस्ता जो फूंक दिया था। लाल सिंह ने कहा, हमने उस समय भी उससे जबरदस्ती तो नहीं की थी। वह तो गांव की बात थी, वरना ऐसा ही बछड़ा मुझे पीपल कोटी में 1,500 में मिल रहा था। उसका तो रंग भी अपने लालू से 20 था। हमने बछड़ा खरीद लिया है, उनसे कोई फोकट या फ्री में तो लिया नहीं है। सुगमा बोली, यह तो हम लोग कह रहे हैं, उसे तो यही लगता है जैसे हमने मुफ्त में उसका बछड़ा खुंटे से खोला है। तो मेरी बात मानो, अभी सलकू पदान के पास गजवा की नज़र उतरवाने चले जाओ। लाल सिंह बोला, अभी इस समय तो नज़र उतरवाने का सही वक्त भी नहीं है। फिर सलकू तो उसी का खास आदमी है। पता चला कि उसने भी कुछ और तंत्र मंत्र कर दिया तो फिर एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक बार नज़र उतरवाने का टोटका बेकार हो गया तो नज़र और भारी हो जाती है। सुगमा बोली, तो ठीक है, शाम के वक्त मैं बिंदुली की माँ के पास जाऊंगी। वह भी नज़र उतारना जानती है। शीला की भैंस पर किसी की नज़र लग गई थी, तब उसी ने नज़र उतारी थी, वरना उसकी 4 सेर दूध देने वाली भैंस 2 छटांग दूध पर आ गई थी। लाल सिंह ने कहा, उनके घर जाने से अच्छा है उसे अपने घर बुला लो। वह नज़र उतार कर अपने हाथों से बैल पर एक चुटकी भभूत भी लगा देगी तो असर जल्दी खत्म हो जाएगा। आखिर दोनों पति पत्नी ने यही सलाह बनाई कि शाम को बिंदुली की माँ हीरा को घर पर बुलाएंगे। लाल सिंह ने पत्नी से कहा कि भाग्यवान, किसी से इस बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग अफवाह फैलाकर दूसरे की चीज का खोट इधर उधर फैलाने में भी बड़ा परोपकार समझते हैं। सुगमा कहने लगी, मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हो। मर्द लोग अपने मुंह हमेशा पत्नी से छोटा ही बताते हैं। आप ही इस बात का ध्यान रखना, कहीं खुद यह बात जो लोगों को कहकर बाद में मुझसे लड़ने मत बैठ जाना। शाम होते ही सुगमा हीरा के घर पहुंच गई। सुगमा को देखते ही हीरा ने एक के बाद एक कई जम्भाई लेनी शुरू कर दी। सुगमा ने कहा, दीदी क्या हो गया आपको? मैं तो सोच रही थी आपको नजर उतरवाने अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप पर किसी की नजर लग गई है। हीरा बोली, तो किसकी नजर उतरवाने की बात कर रही है सुगमा? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तुझे भी किसी मुछमुंडे मर्द की नजर लगी है। मुझे यह जमाई इसी वजह से आ रही है। हीरा की बात सुनकर सुगमा बोली, दीदी मैं तो आपको अपने घर ही ले चलूंगी। आज हमारे बैलों पर भी किसी की नजर लगी है। आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो। हीरा ने कहा, सुगमा बैलों पर नजर की तुझे फिक्र हो रही है? मैं कह रही हूँ तेरे ऊपर भी नजर लगी है। चल ठीक है, मैं अभी घर चलकर तेरी
और तेरे बैलों की नजर उतारती हूँ। यह कहकर हीरा सुगमा के साथ साथ उसके घर चली आई। बैलों की जोड़ी के पास जाकर हीरा को फिर एक साथ कई जम्भाई आई तो उसने सुगमा से कहा, सुगमा, नजर तो दोनों बैलों पर लगी है, पर गजवा के ग्रह कमजोर हैं तो इस पर नजर का ज्यादा प्रभाव है। हल खींचने में भी यह नट रहा होगा। लाल सिंह भी सामने खड़ा था। बैलों की जोड़ी पर ऐसा नजर लगने से उसका मन बेचैन सा हो गया। उसने हीरा से कहा, भाभी, बैल नट तो नहीं रहा है, बस थोड़ा इसका शरीर मुरझाया हुआ लग रहा है। आप एक बार इनकी नजर उतार दो, शायद यह चंगा हो जाएगा। यह कहकर उसने सुगमा को नमक लाने के लिए कहा। हीरा ने सुगमा को टोकते हुए कहा, रुक सुगमा, तेरे पर तो खुद ही नजर लगी है, तू रहने दे। जो गोली के पापा को बोल दे। सुगमा के जो बच्चा था उसका नाम गोली था। और थोड़ा सा नमक, थोड़ा राई के दाने और थोड़ी सी चूल्हे की मिट्टी भी उसमें रख कर ले आएंगे। बाहर कोई कद्दू या तोरी का हरा पत्ता हो तो यह सब एक पत्ते पर रख कर लाएंगे। लाल सिंह ने यह बात सुनी तो वह जल्दी से सारा सामान लेकर हीरा के पास पहुंच गया। हीरा ने नमक की पुड़िया पकड़ी और उसे एक हाथ से खंगालते हुए मुंह से कुछ बुदबुदाने लगी। इस बीच उसे कई बार जम्भाई आई तो उसकी आंखों में पानी भी टपकने लगा। थोड़ी देर बाद हीरा बोली, देवर जी, बैलों पर भी उसी मुछमुंडा की नजर लगी है जिसकी नजर सुगमा पर लगी है। गजबा पर तो नजर का असर इतना अधिक है कि कम से कम 3 दिन सुबह शाम नजर उतारनी पड़ेगी। तब तक उन्हें खेत में भी मत ले जाना, वरना यह फिर नट जाएगा। यह कहकर उसने एक एक करके दोनों बैलों के ऊपर नमक की पुड़िया घुमाई और उनके माथे पर भभूति लगाकर उसने सुगमा से कहा, ले सुगमा, इस पुड़िया को जो आगे चौराहे पर जाकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और फिर उस मुछमुंडे का नाम लेकर बाएं हाथ से उसके घर की ओर फेंक देना। ध्यान रखना सुगमा, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। सुगमा ने नमक की पुड़िया पकड़ी और नंगे पैरी चौराहे की तरफ चल दी। हीरा जिस मुछमुंडे की ओर संकेत कर रही थी उसका मतलब यह सब गजेंद्र की ही करामात है। बाकी सभी किसानों के तो हल्की हल्की मूछें हैं, इसलिए गजेंद्र को मन ही मन में कोसते हुए सुगमा चौराहे पर पहुंच गई। हीरा के बताए अनुसार उसने वह नमक की पुड़िया को जो गजेंद्र के घर की ओर फेंककर वापस चली आई। सुगमा के घर पहुंचते ही हीरा ने पूछा, सुगमा, रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं तुझे? सुगमा बोली, नहीं दीदी, अभी तो किसी ने नहीं देखा। हीरा ने पूछा, अब तेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? सुगमा बोली, दीदी, थोड़ा सा 20 महसूस कर रही हूँ। पहले तो पैर उठाने में भी भारीपन लग रहा था, अब थोड़ी सी फुर्ती आई है। हीरा बोली, ऐसा ही भारीपन बैलों के पैरों पर भी हो रहा होगा। धीरे धीरे उनकी गात भी फुर्ती महसूस करने लगेगी। सुगमा ने पूछा, दीदी, अब सुबह भी आपको इधर ही आना होगा या फिर नमक की पुड़िया लेकर मैं खुद आपके घर आ जाऊं? हीरा बोली, सुगमा, सुबह के समय तू ही घर पर आ जाना। घर आकर पहले बैलों के ऊपर वह पुड़िया ठीक ऐसे ही उतारना है और उसके बाद चौराहे पर जाकर उसे चुपके से फेंक देना। सुगमा ने पूछा, सुबह कहीं किसी ने देख लिया तो दीदी? हीरा बोली, तो कोई बात नहीं, तू बिना बात किए घर चली आना, देखने वाले को कौन रोक सकता है। सुगमा बोली, ठीक है दीदी, इस गांव में तो एक से बढ़कर एक जलनखोर बैठे हुए हैं, भगवान उनका कभी भला नहीं करेगा। मैं तो गोली के पापा को कितना समझाती हूँ कि ऐसे दुष्टों के मुंह नहीं लगना चाहिए,
फिर भी ये कहाँ मानते हैं। हीरा बोली, हाँ सुगमा, वह आदमी तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही खराब है। ऐसे लोगों से बचने के लिए बैलों के माथे पर एक चमड़े का छल्ला बांध दिया करो। सुगमा बोली, दीदी किस किस पर जो चमड़े का छल्ला बांधेंगे? वह दुष्ट तो मुझे ही नहीं छोड़ रहा। बताओ, मेरे पर भी उसकी कुदृष्टि लगी हुई है, जबकि गांव के रिश्ते में वह मेरा जेठ ही तो लगता है। हीरा ने हंसते हुए कहा, सुगमा, जिसकी नजर में सुअर का बाल हो वह ऐसे रिश्ते को क्या समझे। चल ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ। सुगमा ने उसे चाय पीने को कहा तो हीरा ने यह कहकर मना कर दिया, अब मुझे पहले नहा धोकर कपड़े बदलने पड़ेंगे, वरना यह सब झाड़ ताड़ मेरे को बेचैन कर देगा। लाल सिंह और सुगमा ने उसकी इस परेशानी के लिए माफी मांगी और उसके बाद हीरा अपने घर को वापस चली गई। 3 दिन तक हीरा ने लगातार बैल और उनके मालकिन की नजर उतारी। इस बीच लाल सिंह का हल 3 दिन तक खेत में नहीं गया तो गांव वालों को इस बात का शक हो गया कि लाल सिंह के बैलों पर किसी की नजर लग गई है। कुछ लोग भले मन से उसे यह बात पूछने के लिए उसके घर भी आए, लेकिन लाल सिंह इस बात पर चुप्पी साध जाता कि बैलों पर किसी की नजर लगी है। हाँ, उसने इतना जरूर कहा कि गोली की मां पर किसी की नजर लगी है, तो हीरा भाभी उसी की नजर उतारने सुबह शाम इधर आ रही हैं। 4 दिन के बाद लाल सिंह ने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और ठीक 5 बजे बैलों की जोड़ी के साथ उसी खेत में पहुंच गया जहां उस दिन वह खेत जोत रहा था। करीब 8 बजे तक बैल आराम से खेत जोतते रहे। गजवा तो आज लालू से भी तेज कदम रख रहा था। 8 बजे सुगमा नाश्ता लेकर खेत में पहुंची तो उसने अपने पति लाल सिंह से पूछा, अब क्या मिजाज है गजवा का? लाल सिंह ने कहा, भगवान की कृपा से अभी तक तो दोनों ठीक ही चल रहे हैं, बस अब थोड़ा सा खेत बचा है, नाश्ता करके मैं इसे भी पूरा कर दूंगा। अच्छा ही हुआ जो वह दुष्ट मुचमुंडा इधर दिखाई नहीं दिया। लोग ठीक ही कहते हैं, उसकी नजर से तो पत्थर भी चटक जाते हैं। वह तो इतना कमीना आदमी है कि उसके किस्से कहने में भी शर्म आती है। कल रमेश की माँ कह रही थी, एक बार उसने किसी की भैंस को रास्ते में गोबर करते देख लिया। नालायक उस गोबर को दोनों हाथों से उठाकर अपने घर में ले आया और अपनी घरवाली बिमला से बोला कि देख, इसे कहते हैं भैंस का गोबर। एक तेरी भैंस है कि लगता ही नहीं भैंस ने गोबर किया हो। उसके बाद वह भैंस गोबर करने लायक ही नहीं बची। दूसरे ही दिन उसका पेट फूला और बेचारी खुंटे पर ही चल बसी। दूध पर तो लोगों की नजर लगने की बात सुनी थी, लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा नजर लट्टू भी है, यह बात भी गिनीज बुक में दर्ज होनी चाहिए। सुगमा अपनी पति की बात सुनकर हंसते हुए कहने लगी, तुम भी नरेश की माँ की बातों पर कहाँ विश्वास कर रहे हो। चलो जल्दी से नाश्ता करो और उसके बाद यह खेत जोतकर बैलों को भी खोल दो, धूप बहुत ज्यादा हो रही है। लाल सिंह ने कहा, हाँ, तुम बैलों के लिए कुछ लेकर आई हो कि नहीं? सुगमा बोली, लाई हूं, यह गुड़ की डली, ये जो गुड़ की ढेली है। यह कहकर वह बैलों के आगे गई और उन्हें गुड़ की ढेली खिलाने लगी। लाल सिंह ने नाश्ता करके बीड़ी सुलगाई और बीड़ी पीकर एक लंबी सी डकार मारी और दोबारा बैलों के पास पहुंच गया। हल्की मूठ पकड़ते ही बैल सरपट आगे बढ़ने लगे। सुगमा हल्के पीछे पीछे ढेलों को तोड़ती तो लाल सिंह उसे चिढ़ाते हुए कहता, रहने दे गोली की माँ, तेरे पर वैसे भी नजर लग रही है, कहीं किसी मुचमुंडे ने तुझे इस तरह काम करते देख लिया तो फिर तो नजर उतरेगी भी नहीं। सुगमा बोली, इस बार मैं उस नजर बट्टू को साथ में लेकर आई हूँ। यदि किसी ने नजर लगाने की कोशिश की तो
उसकी आंखें ही बाहर निकाल दूंगी। दोनों पति पत्नी के बीच इस तरह की चुगलबाजी को सुनकर मानो लालू और गजवा को जोड़ी भी खुश हो रही थी। घंटे भर बाद सारा खेत जुत गया तो लाल सिंह ने पत्नी से पूछा, सुगमा, घर पर नांद में चारा तो रखा है ना बैलों के लिए? हल खोलते ये भागते हुए वहीं पहुंचेंगे। सुगमा बोली, अभी नहीं, चारा तो नहीं रखा। आप एक काम करो, थोड़ी देर खेत में पाटा चला दो तो मैं तब तक घर पहुंचकर इनका चारा तैयार करके नांद में भर देती हूँ। लाल सिंह ने ऐसा ही किया। सुगमा नाश्ते की खाली टोकरी सर पर रखकर वापस चली आई। घर पहुंचकर देखा कि बैलों के लिए बने नांद में चारा भरा हुआ था। सुगमा की समझ में नहीं आया कि जब हम दोनों खेत में गए हैं और बेटा भी स्कूल गया है तो आखिर नांद में चारा किसने और क्यों डाल दिया। उसे शक हुआ तो उसने नांद से चारे को हटाना शुरू किया। चारे में उसे माहुर की जड़ और कुछ काला काला पाउडर सा मिला तो वह देखकर वह घबरा गई। वह सोच रही थी, यह तो सरासर पाप है। हमारा घर गांव से अलग है तो ऐसे तो कोई भी हमारे खाने पीने की चीजों में इस तरह गड़बड़ कर सकता है। अब ऐसा कौन आदमी है जो बैलों के पीछे ही पड़ गया है? यह सोचकर सुगमा का सिर चकरा गया। इधर बैलों के घर पहुंचने का वक्त भी हो रहा था। उसने नांद का सारा चारा एक पोटली में भर दिया, यानी रख दिया, और नांद को कई बार साफ पानी से धोकर उसमें दोबारा से नया चारा डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद लाल सिंह भी बैलों के साथ घर पहुंच गया। बैलों को खूंटे पर बांधकर उसने थोड़ी देर तक उन बैलों की मालिश की। लालू और गजवा मालिक के हाथों के स्पर्श से बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और मालकिन के हाथ से रखे चारे को बड़े चाव से खा रहे थे। बैलों की मालिश के बाद लाल सिंह की नज़र सामने रखी पोटली पर पड़ी तो उसने पोटली को हिला डुला कर देखा। उसके बाद वह घर के अंदर चला आया और अपनी पत्नी को आवाज देकर लाल सिंह ने पूछा, गोली की माँ, आज तूने कुठियार में पोटली में चारा किसके लिए बांध कर रखा है? सुगमा बोली, वह चारा नहीं है बल्कि किसी ने हमारे बैलों को मारने का षड्यंत्र कर रखा था। अच्छा हुआ जो मैं पहले घर पहुंच गई, वरना आज तो दोनों बैल जो दम तोड़ जाते। उस चारे में किसी ने चूहा मार पाउडर और माहुर काट कर मिलाया हुआ था। लाल सिंह ने हैरानी के साथ कहा, ये क्या बकवास कर रही हो सुगमा तुम? भला हमारे बैलों से किसी को क्या दुश्मनी है? सुगमा बोली, गोली के बापू, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, चाहो तो चलकर खुद ही देख लो। पत्नी की बात सुनकर लाल सिंह दोबारा कुठियार में पहुंच गया। उसके पीछे पीछे सुगमा भी वहीं पहुंच गई। लाल सिंह पोटली को खींचकर कुठियार से दूर ले गया। वहां उसने पोटली को खोलकर ध्यान से देखा तो सच में उसमें कुछ जड़ी और आटे के साथ काला चूर्ण मिला दिखाई दिया। लाल सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, यह पोटली तो हमारी चद्दर पर बंधी है, फिर तू यह कैसे कह रही है यह सब किसी और का किया धरा है? सुगमा बोली, पोटली पर तो उसे मैंने बांधा है, वह तो बैलों की नांद में पड़ा हुआ था। मुझे शक हुआ तो मैंने इसे नांद से निकालकर उस चादर में पोटली बनाकर रख दिया। बस ये समझो कि भगवान ने आज जो बैलों की जान बचा दी है। मुझे तो लग रहा है कोई दुष्ट हमारे बैलों के पीछे पड़ा हुआ है। लाल सिंह ने कहा, लेकिन ऐसा करके किसी को क्या मिलेगा? हमारा भी गांव में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, फिर ऐसा कौन कर सकता है? यह चारा लाते हुए किसी ने तो किसी को देखा होगा। सुगमा बोली, चारा हमारे घर का ही है, आप भी इतनी सी बात नहीं जानते। भूसे का ढेर तो कुठियार में लगा ही है, उसमें खली और यह आटा मिलाया गया है, उसी में माहुर की जड़ और ये काला पाउडर रखा गया है। चरी का मुट्ठा भी चारा काटने वाली मशीन पर उसने यहीं काटा है।
लाल सिंह ने सभी चीजों को ध्यान से देखा और उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें भी खेत पर गए ज्यादा समय नहीं हुआ था। मुश्किल से 1.25 घंटे में तुम वापस आ गई। फिर ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो तुम्हारे पर नजर लगाए हुए है कि कब तुम घर से बाहर जाओगी और कब वह इस घटना को अंजाम देगा। सुगमा बोली, गोली के बापू, मैं तो यही कह रही हूँ, जब मैंने नाद में चारा नहीं डाला और आप खेत में गए थे तो तीसरा आदमी तो हमारे घर पर जो अपना गोली ही है, और वह भी इस समय स्कूल गया हुआ था, तो फिर यह काम तो किसी बाहर वाले का ही हुआ ना। लाल सिंह ने कहा, गोली की माँ, तुझे किसी पर संदेह हो रहा हो तो बताओ, मैं अभी उस आदमी से पूछता हूँ। सुगमा बोली, गोली के बापू, ऐसे किसी पर संदेह कैसे करें? जब तक आंखों से न देखा हो तब तक तो सब व्यर्थ है। किसी पर संदेह भी नहीं करना चाहिए। अब तो एक ही उपाय है, आप नहा धोकर पूरे गांव में चावल और गंगाजली उठवाओ और उसे नरसिंह देवता के थान में चढ़ाकर आ जाओ। जिसने भी इन निर्दोष प्राणियों को मारने का षड्यंत्र किया होगा, नरसिंह बाबा उसे खुद ही दंड दे देंगे। लाल सिंह ने डरते हुए कहा, कहीं किसी का अनिष्ट हो गया तो पूरे गांव के लोग हमें भी बुरा बताएंगे। रहने देते हैं, यह सब करना ठीक नहीं है। हम जानते हैं ऐसे करने वाला इसी गांव का है, लेकिन उसकी गलती का फल उसकी आस औलाद कुल परिवार को मिल गया तो हमारे लिए हमेशा मेरे मन में यही अपराध बोध रहेगा। नरसिंह बाबा तो वैसे भी यह सब देख ही रहे होंगे, वे अपना फैसला खुद ही देंगे, इसी में हमें संतुष्टि कर लेनी चाहिए। सुगमा अपने पति की बात से संतुष्ट नहीं थी। उसने पति से कहा, तुम भी बड़े पुण्यात्मा बनते हो गोली के बापू। कोई तुम्हारी पत्नी और बैलों पर नजर लगाता है तो भी तुम चुप रहते हो, और अब इतना बड़ा षड्यंत्र देखकर भी आप ऐसी बातें करते हो। तुम्हें इसमें शर्म आ रही है तो मैं यह सब कर लेती हूँ। तुम तो इन दुष्टों की जो आदत बढ़ जाएगी। आज बैलों के चारे में जहर मिलाया है तो कल हमारे खाने पीने में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और यह कहकर सुगमा कुठियार से वापस घर के अंदर चली गई। लाल सिंह फिर चारे की पोटली को बैलों की कुठियार से उठाकर घर के आंगन में ले आया। उसके बाद उसने सुगमा से कहा, गोली की माँ, यह पोटली इधर रखना भी बेकार है। कहीं गलती से भी बैलों ने यह खा लिया तो बड़ी परेशानी हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ इसे कहीं जमीन में दबा देता हूँ। इसे ऐसे खुले में फेंकना भी ठीक नहीं है। किसी के पालतू मवेशी या जंगली जानवरों ने ही इसे खा लिया तो उनकी भी जान चली जाएगी। सुगमा ने अपने पति से कहा, देखिए जी, अभी इसे आंगन में ही रहने दो। आप पहले यह गंगाजल का लोटा पूरे गांव में घुमाओ और इसे हर घर के मुखिया के हाथों से छुआओ और इसमें चावल के दाने भी डलवा कर लाओ। अभी पता चल जाएगा कि किसने यह जो बुरा कर्म किया है। जो भी आदमी इस कार्य को करने से आनाकानी करेगा, इसका मतलब यह उसी की कारस्तानी है। लाल सिंह ने कहा, अगर सभी ने लोटे को छूकर चावल के दाने भी इसमें डाल दिए तो फिर तो हम ही झूठे साबित होंगे गोली की माँ। सुगमा बोली, गोलू के बापू, अगर किसी ने झूठी सौगंध खाकर गंगा जली का लोटा और उसमें अक्षत डाले तो फिर तो उसे नरसिंह बाबा ही दंड देंगे। इसमें हमारे झूठ साबित होने की क्या बात है? क्या किसी मुजरिम की पुलिस में शिकायत करने से पहले ही हर पीड़ित यह सोचकर बैठ जाए, यदि इसे दंड नहीं मिला तो हम झूठे साबित होंगे? लाल सिंह ने कहा, गोली की माँ, पुलिस की बात और है और भगवान की बात अलग होती है। भगवान ने तो उस आदमी को वैसे भी देखा ही होगा, वह उसे दंड देना चाहे तो खुद भी दे सकते हैं। सुगमा बोली, तो ठीक है गोलू के बापू, मैं भी यह सब करती हूँ। आप बने रहो भले आदमी। शर्म आ रही होगी ना आपको यह सब करने में, इसलिए मुझे यह ज्ञान बांच रहे हो। पत्नी
जो लाल सिंह की पत्नी सुगमा पूरे गांव में गंगा जली का लोटा घुमाएगी तो इसमें भी और बदनामी होगी। यह सोचकर लाल सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है गोली की माँ, मैं जरा नहा धोकर कपड़े तो बदल लेता हूँ। तुम तो घर पहुँचते ही जो सर पर चढ़ जाती हो। देख लो मैं कैसे पसीने से तरबतर हो रहा हूँ। कहीं पसीने के तुरंत बाद नहाया तो मुझे बुखार चढ़ जाएगा। तो तुम लोग तो यही सोचोगे कि ये झूठ बोल रहे थे, इसलिए भगवान ने उल्टा इन्हें ही दंड दे दिया। करीब आधे घंटे तक पति पत्नी इसी बात पर बातचीत करते रहे। सुगमा पति को यह कहकर इस काम को करने को कहती रही, गांव में सदियों से लोग इस तरह गंगाजली का लोटा फिराते रहते हैं। कितनी बार इसमें असली चोर पकड़ में आया है। कभी कभी तो ऐसे में घर के चोर भी पकड़े जाते हैं। मंथरा की बेटी आशा एक बार माँ के गहने चुराकर ससुराल चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, इधर उसने गंगा जली का लोटा नरसिंह भगवान के दरबार में चढ़ाया और उधर आशा का मुंह टेढ़ा हो गया। एक हाथ और एक पैर को भी लकवा सा मार गया। उसके फिर उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने माँ के गहने भी लौटा दिए और नरसिंह बाबा के दरबार में खैरात भी दी। तब जाकर उसका मुंह और हाथ पैर सही हुए थे। आखिरकार लाल सिंह को पत्नी के तर्कों और तथ्यों के आगे झुकना पड़ा। नहा धोकर उसने साफ कपड़े पहने और एक लोटे में गंगा जल और ₹1.25 डालकर सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से ही उसमें अक्षत डालने को कहा। सुगमा तुरंत भागकर अक्षत लेकर आई और गंगा जली के लोटा को पकड़कर वह नरसिंह देवता की सौगंध खाकर बोली, हे नरसिंह देवता, यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझ पर कोढ़ फूटे, मैं कल का सूरज न देखूं, वरना जिस पापी ने भी हमारे कुठियार में आकर यह पाप कर्म किया है उसकी ऐसी गति करना कि वह दोबारा किसी के साथ ऐसा करने के लायक ही ना बच पाए। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी जो भी हमारे परिवार के पीछे इस तरह पड़ा हुआ है उस दुष्ट का नाश हो जाए। उसके बाद उसने वह लोटा पति के हाथ में पकड़ा दिया। लाल सिंह गंगा जली का लोटा लेकर गांव की ओर जाने लगा। लोटा पकड़कर वह घर से बाहर ही निकला था कि तब तक पान सिंह का बेटा हरसू भागते हुए उनके घर पहुंचकर बोला, चाचा जी, बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन आप हाथ में यह लोटा लेकर किधर जा रहे हो? लाल सिंह ने पूछा, क्या बात है बेटा, गांव में कोई दुर्घटना घट गई है क्या? हरसू ने कहा, हाँ, क्या आपको खबर नहीं है? गजेंद्र चाचा और महिपाल चाचा का अभी कुछ देर पहले एक्सीडेंट हो गया है। महिपाल चाचा की हालत तो बहुत खराब है और सुनने में आ रहा है गजेंद्र चाचा को भी काफी चोट लगी है। हाथ में गंगा जली का लोटा पकड़े लाल सिंह ने इस बात पर अफसोस जताते हुए कहा, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, तुझे यह बात किसने बताई? हरसू बोला, किसी ने रेवतू भाई के मोबाइल पर फोन किया था तो गांव के कुछ लोग बैल पड़ाव पर गए। वहां जाकर देखा तो सच में दोनों लहूलुहान हो रखे थे। वहां के लोगों ने 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई तो वे लोग दोनों को अस्पताल ले गए हैं। लाल सिंह ने कहा, अरे यह तो बड़े दुख की बात है। सामने खड़ी सुगमा भी यह बात सुन रही थी। यह बात सुनकर उसने मन ही मन सोचा कि कहीं यह इन दोनों की हरकत तो नहीं, जरूर यह इन दोनों के कर्मों का दंड है। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वालों के लिए ऊपर वाला खुद ही खाई खोद कर रखता है, तभी इनके साथ यह दुर्घटना घटी है। हरसू की बात सुनकर लाल सिंह ने अपनी पत्नी से पूछा, सुगमा, क्या ऐसे में उसे गांव में ये गंगा जली का लोटा घुमाना चाहिए? सुगमा बोली, गंगा जली का लोटा तो एक बार घर से निकल गया तो उसे भगवान के दरबार में चढ़ाना ही पड़ता है, वरना इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। लाल सिंह अब दुविधा में फंस गया। वह सोच रहा था, दुख की इस घड़ी में वह महिपाल और गजेंद्र के घर गंगा जली का लोटा लेकर जाएगा तो उसके परिवार वालों पर क्या बीतेगी। गांव वाले भी सोचेंगे, यहाँ आदमियों की जान खतरे में है
और इसे अपने जानवरों की लगी है। उसे लग रहा था कि पत्नी भी इस बात को समझेगी, लेकिन उसने तो उसके मन में एक नया डर सा बैठा दिया। अभी लाल सिंह अपनी जगह पर ही खड़ा था कि सुगमा ने हरसू से कहा, बेटा जरा हमारी कुठियार में चलना, मैं तुझे एक नई बात दिखाती हूँ। कम से कम तू भी इस बात का गवाह रहेगा कि तेरे चाचा ये गंगाजली का लोटा हाथ में लेकर क्यों खड़े हैं। हरसू अब सुगमा के पीछे पीछे उसकी कुठियार में पहुंच गया। सुगमा ने चारे की पोटली खोलकर हरसू को दिखाते हुए कहा, ये देख ले हरसू बेटा, आज जब हम खेत से हल जोत कर घर पहुंचे तब तक हमारे बैलों की नांद में किसी ने यह चारा डाला हुआ था। इसमें माहुर की जड़ है। माहुर की जड़ एक विषैली जो औषधि वो होती है, लकड़ी, वो बहुत ही विषैली होती है जिसे खाकर जानवर मर जाते हैं। और यह काला काला पदार्थ बहुत जहरीला है जिसे हमारे जानवरों के चारे में मिलाया है। यदि हमारे बैल इसे खा लेते तो दोनों बैल एक साथ मर गए होते। बेटा वह तो मैं बैलों से पहले घर पहुंच गई थी तो मैंने यह सब देख लिया, वरना आज तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया होता। अब तू ही बता हरसू बेटा, गांव से बाहर वाला तो इस काम के लिए आया नहीं होगा। यह सब जिसने भी किया है वह इसी गांव का ही है और उसी का पता लगाने के लिए तेरे चाचा यह सब कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भगवान ही दंड देंगे। हरसू ने जब यह पूरी बात सुनी तो उसे भी यह जो उसके जानवरों के चारे में जहर मिलाया गया था, उस जिसने भी मिलाया था उस पर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सुगमा से कहा, सच में चाची, यह तो बहुत जघन्य अपराध किया है किसी ने। यदि किसी की दुश्मनी आप लोगों से है तो उसे सामने आकर लड़ना चाहिए। पीठ पीछे निर्दोष जानवरों के चारे में जहर मिलाना तो बहुत बुरी बात है। सुगमा ने हरसू से कहा, बेटा तेरे चाचा तो फिर भी यही कह रहे हैं कि छोड़ रहने दे, भगवान सब देखते हैं, लेकिन भगवान तो न जाने कब देखेंगे। क्या तब तक इन दुष्टों को धरती पर निर्दोष प्राणियों को ऐसे ही जहर देने दे। बेटा अब तू एक काम कर, अपने चाचा के साथ गांव में चले जा, वरना इन्हें तो इस काम में भारी शर्म आ रही है। हरसू बोला, ठीक है चाची, मैं अभी चाचा जी के साथ चला जाता हूँ। उस आदमी का पता तो लगना चाहिए, इसके बाद दोनों घर लौट आएंगे। लाल सिंह अभी भी वहीं पर इंतजार कर रहा था। उसे देखकर हरसू ने कहा, चाचा जी यह तो बहुत गिरी हुई हरकत की है किसी ने। चलो मैं भी आपके साथ गांव में चलता हूँ। अब देखना है कि ऐसा कौन आदमी है जिसने यह सब किया होगा। लाल सिंह के लिए अब गंगाजली का लोटा गांव में घुमाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह लोटा पकड़कर हरसू के साथ गांव की ओर चल पड़ा। उनका गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। गांव में मुश्किल से 25-30 परिवार थे। इसमें से भी 5 घरों ने पलायन के कारण ताला लगा हुआ था। गंगाजली का लोटा लेकर लाल सिंह और हरसू जैसे ही किसी घर में पहुंचते तो लोग अचंभित होकर उनसे इसका कारण पूछते। हरसू उन्हें सारी बात बताता तो लोग अपने परिवार के सदस्यों से पूछकर गंगाजली का लोटा हाथ में पकड़ते और फिर निसंकोच होकर उसमें अक्षत डालकर लोटा लाल सिंह को लौटा देते। हर कोई यही कहता कि जिसने भी यह काम किया है उसे नरसिंह बाबा जरूर दंड देंगे। इसके साथ लोगों के मन में गजेंद्र और महिपाल के प्रति शक भी पैदा हो रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने सुबह उन दोनों को एक साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा था। महिपाल सिंह तो वहीं का आदमी था। बचपन से ही वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, क्योंकि वह रंडवा था। युवा अवस्था में जब माँ बाप ने उसकी शादी की तो उसके व्यवहार से दुखी होकर पत्नी घर से भाग गई थी। कई वर्ष तक कोर्ट मुकदमा भी चलता रहा, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद महिपाल सिंह अपना घर बसाने के लिए किसी और जो विधवा औरत को अपने घर ले आया। 4-6 महीने में ही उसकी भी पति से अनबन हो गई और एक दिन उसने भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके घर में अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था। फिर भी गांव के लोगों को दुखी करने के लिए
कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करता रहता था। लोगों के अनिष्ट के लिए टोने टोटके वह उनकी क्यारी बाड़ी को तहस नहस करके उसका दिल बहुत खुश होता था। गांव वालों ने कई बार उसे रंगे हाथों पकड़ा भी था और उसको गाली गलौच देकर या मारपीट करके फिर मामला शांत हो जाता था। आज उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके घर पर ताला लटका हुआ था। महिपाल का घर गजेंद्र के घर की बगल में ही था। गजेंद्र के परदादा और महिपाल के परदादा सगे भाई थे। अपने कुल के अन्य लोगों से तो महिपाल की बनती नहीं थी, लेकिन गजेंद्र के साथ साल में 2-4 महीने के लिए उसका बोलचाल बना रहता था। लाल सिंह और हरसू महिपाल के घर से गंगाजली का लोटा लिए अब गजेंद्र के घर पहुंच गए थे। घर में इस समय भीड़ सी लगी हुई थी। लोग गजेंद्र की पत्नी और बच्चों को सांत्वना देने के लिए उनके घर आ रहे थे। इधर लाल सिंह के हाथ में गंगाजली का लोटा और साथ में हरसू को देखकर वहां उपस्थित कई लोगों ने लाल सिंह को टोकते हुए कहा, भाई लाल सिंह, तुम ये गंगाजली का लोटा आज गांव में क्यों फिरा रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं गांव में आज कितनी दुखद घटना घटी है? लाल सिंह के कुछ कहने से पहले ही हरसू बोला, दुर्घटना घटी है काका, लेकिन इसमें इनका तो कोई दोष नहीं है ना। हाँ, यदि उस दुष्ट की योजना सफल हो जाती तो गांव में ही एक और दुर्घटना घट जाती। लाल सिंह चाचा जी को तो यह बात मैंने ही बताई, लेकिन उससे पहले ही ये गंगाजली का लोटा घर से उठा चुके थे और आप लोग यह बात भी अच्छी तरह जानते हो। गंगाजली का लोटा एक बार घर से उठ जाता है तो भगवान के थान में चढ़ाना ही पड़ता है, अन्यथा गंगाजली उठाने वाले को ही उसका दोष लगता है। हरसू को बात को सुनकर वहां जितने लोग इकट्ठा थे वह बात उन सबको बुरी लगी। गांव में अब लोग ऐसी नीच हरकतें भी करने लगे हैं। गजेंद्र की पत्नी मालती ने रोते हुए बच्चों से पूछा, तुम लोग तो उधर नहीं गए ना? देख लो बेटा, हमारे से तो नरसिंह बाबा पहले ही रूठे हैं। यदि किसी ने इस तरह का काम किया हो तो बता दो। गलती इंसान से ही होती है। बेकार में कल को कहीं बात बिगड़ गई तो फिर पछतावा करके कुछ नहीं मिलेगा। मालती अपने पति की तरह जलनखोर नहीं थी। कई बार उसका पति के साथ इन बातों के लिए झगड़ा भी हो जाता था कि दूसरों की तरक्की देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी गजेंद्र की प्रवृत्ति बन चुकी थी। पत्नी को बताए बिना वह ऐसे काम करता रहता था। भीड़ को रुझान को देखकर मालती घर के अंदर से अक्षत लाई और इसके बाद उसने गंगाजली का लोटा हाथ में लिया और नरसिंह बाबा की सौगंध खाकर अक्षत उसमें डाल दिए। लाल सिंह ने गंगाजली का लोटा पकड़ा और हरसू के साथ वह नरसिंह बाबा के थान में पहुंच गया। अपने ग्राम देवता को याद करके उसने वह जल नरसिंह बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया। बाबा के दरबार में दोषी को दंड देने की गुहार लगाकर जो लाल सिंह और हरसू अपने अपने घर को लौट गए। जब लाल सिंह अपने घर पहुंचा तो सुगमा ने उससे पूछा, गांव में महिपाल को छोड़कर बाकी सभी ने गंगाजली में अक्षत डाल दिए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो गांव के कुछ लोग गजेंद्र और महिपाल को देखने अस्पताल जा रहे हैं। गांव का मामला है, जिसने जो कुछ किया होगा वह उसके आगे आएगा, लेकिन मैं भी अभी उन दोनों से मुलाकात करके ही आ जाता हूँ। लाल सिंह कहने लगा। सुगमा बोली, गोली के बापू, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? उन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया और तुम अभी भी उनसे मिलने की बात कर रहे हो। मरने दो उन कुकर्मियों को, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे मुलाकात करने की। लाल सिंह ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि यह सब उन्होंने किया है? बताओ गोली की माँ, यदि तुझे मालूम था तो मुझे पहले ही बता देती। गांव में गंगाजली घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुगमा बोली, आपके गांव की ओर जाने के बाद सुमित्रा और मालती इधर आई थी। वह बता रही थी जब मैं नाश्ता लेकर खेत जा रही थी तो वही दोनों इधर आए थे। उसके कुछ देर बाद ही दोनों अचानक मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं चले गए। वैसे तो भगवान ने उनको दंड दे दिया है, लेकिन यदि उन्होंने अभी भी अपनी गलती नहीं कबूली तो भगवान उनको इससे भी अधिक कठोर दंड देंगे।
नरसिंह बाबा हर किसी के दुष्कर्मों को देखते हैं, हर किसी के पाप पुण्य का फल वह इसी योनि में उन्हें देते हैं। लाल सिंह ने कहा, देखो सुगमा, वो दोनों भी केवल शक के आधार पर यह कह रही हैं। हो सकता गजेंद्र और महिपाल किसी और काम से इधर आए हों। यदि उन्होंने इन दोनों को हमारी कुठार में देखा होता तो हम उन पर शक कर सकते थे। किसी के कहने से हमें सामने वाले को अपराधी या धर्मात्मा नहीं मान लेना चाहिए। आजकल लोग एक दूसरे के साथ निजी रंजिश के चलते भी ऐसा कह देते हैं। भले ही महिपाल के बारे में गांव के अधिकांश लोग ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन हमारे साथ तो उस बेचारे ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया भी होगा तो उसका दंड वह भुगतेगा। हमें अपनी ओर से इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। लाल सिंह की सोच अच्छी थी, लेकिन सुगमा उसे हमेशा यही कहती थी, आप न जाने कौन सी दुनिया से आए हो। यह संसार बहुत निर्दयी है। भला करने वाला और भला सोचने वाले की यहाँ कोई कद्र नहीं करता, बल्कि उसे तो लोग भोला भाला समझकर जो उसे बात बात पर धोखा देते हैं। लाल सिंह पत्नी की बातों को यूं ही हंसकर टाल देता था। यह कहता कि किसी किसी की पीठ में छुरा घोंपना मुझे अच्छा नहीं लगता, और सीने पर गोली मार दो, लेकिन पीठ पीछे किसी को कुछ भी कहना मेरी नज़र में एक तरह से भगवान का अनादर करना ही होता है। पत्नी के मना करने के बाद भी लाल सिंह प्रेम सिंह की मोटरसाइकिल पर सवार होकर गजेंद्र और महिपाल को देखने अस्पताल चला गया। लाल सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही गांव के कई लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। गजेंद्र तो जनरल वार्ड में ही भर्ती था, लेकिन महिपाल की हालत ज़्यादा नाजुक होने के कारण वह इस समय आईसीयू में था। इधर वहां पहुंचे ग्रामीणों ने फोन द्वारा उनके घर से इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि लाल सिंह के बैलों की नांद में किसी ने जानबूझकर जहर मिलाया, और उसके चलते लाल सिंह ने गांव में गंगा जली का लोटा घुमाया है। गजेंद्र ने जब यह बात सुनी तो एक अज्ञात भय के कारण वह मन ही मन बहुत घबरा गया। वह सोच रहा था कि शायद हम दोनों के साथ ऐसा इसीलिए हुआ है सब। उसकी आत्मा कह रही थी वह लोगों के सामने अपना अपराध कबूल कर ले, लेकिन उसका मन उसे यह करने के लिए उकसा रहा था कि वो किसी के सामने कुछ ना कहे। आत्मा सच बोलने के लिए कह रही और मन उसे जो ना कहने के लिए उकसा रहा था। लाल सिंह ने जैसे ही गजेंद्र को देखा तो उसने बड़ी आत्मीयता के साथ कहा, गजेंद्र भाई, यह सब क्या हो गया अचानक? आपको तो बहुत चोट लगी है। महिपाल भाई की हालत भी कुछ ज़्यादा ही खराब बता रहे हैं। मैं तो खेत जोतने गया था तो मुझे तो बहुत देर से पता चला। वह भी हर्षु उधर आ गया, वरना मुझे अभी तक पता ही नहीं चलता। लाल सिंह की बात सुनकर गजेंद्र ने कराहते हुए कहा, अरे लाल सिंह भाई, क्या बताऊं, सब अपने कर्मों का फल है। घर से कुछ गलत सोचकर निकले थे तो हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया। महिपाल की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। गजेंद्र की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरानी से एक साथ उसकी ओर देखने लगे। हर कोई यही सोच रहा था, आखिर ये लोग घर से ऐसा क्या सोचकर चले जिसका गजेंद्र को इतना मलाल हो रहा है। गजेंद्र की तरफ जब गांव वाले देखने लगे कि बताओ गजेंद्र, ऐसी क्या बात है। आधे घंटे तक लाल सिंह और प्रेम सिंह गजेंद्र के पास बैठे रहे। लाल सिंह ने गजेंद्र से कहा, यदि किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना भाई। लाल सिंह की बात सुनकर गजेंद्र का सिर शर्म से झुका जा रहा था। कुछ देर बाद प्रेम सिंह ने लाल सिंह को घर लौटने की बात कही तो गजेंद्र सिंह ने कहा, ठीक है भाई साहब, आप लोग हमारा हाल चाल पूछने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बस भगवान से यही दुआ करो कि महिपाल भाई की जान बच जाए। लाल सिंह ने गजेंद्र की पीठ थपथपाते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो गजेंद्र भाई, हम एक ही गांव के लोग हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। तुम क्यों चिंता करते हो? यह अच्छा अस्पताल है, समय पर इन्हें भी इलाज मिल गया तो वो भी जरूर ठीक हो जाएंगे। अब वह गजेंद्र को समझा ही रहा था, तब तक गोविंद राम ने वहां आकर बताया कि महिपाल ने दम तोड़ दिया है। यह बात सुनते ही सब लोग बहुत दुखी हो गए। गजेंद्र ने रोते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हुआ है। वह बेचारा मेरे कहने पर इस कुकृत्य में शामिल हुआ था।
महिपाल भाई मुझे माफ कर देना। भले ही तू लोगों की नज़र में कितना भी बुरा रहा होगा, लेकिन तूने अच्छे बुरे में हमेशा मेरा साथ दिया। तेरे बजाय आज यदि भगवान मेरे प्राण हर लेता तो बहुत अच्छा होता भाई। गजेंद्र की बात सुनकर वहां खड़े लोगों को हैरानी हो रही थी। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? सभी लोगों ने दुख प्रकट करते हुए गजेंद्र को समझाते हुए कहा, गजेंद्र भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसकी जितनी लिखी होगी वह उतने ही दिन इस धरती पर अपना जीवन बिताता है। प्रेम सिंह ने गजेंद्र से कहा, भले ही महिपाल भाई आपके परिवार का आदमी था, लेकिन हमें भी उनके असमय मौत हो जाने से बहुत दुख है। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिल में किसी बात का मलाल है। मेरी बात मानो गजेंद्र भाई, तो इस तरह की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। यदि आप लोगों से कोई गलती हुई है तो उसे कहने में कोई हर्ज नहीं है। गजेंद्र इस बात से भयभीत था कि हमने जो कुछ किया हमें उसी बात का दंड मिल रहा है। अब तो लाल सिंह ने गंगा जली का लोटा भी नरसिंह बाबा को चढ़ा दिया है, तो वह हमें न जाने कैसा दंड देंगे। इसलिए उसने रोते हुए आज सुबह ही सारी घटना लोगों को बता दी। लाल सिंह ने सोचा इसका मतलब गोली की माँ ठीक कह रही थी। बैलों की नान में इन्होंने ही जहर मिलाया था। यदि इस समय गजेंद्र अस्पताल में ना होता तो लाल सिंह उसकी हड्डी पसली चटका रहा होता, लेकिन मरे हुए को क्या मारना। इस बात को ध्यान में रखकर उसने गजेंद्र से इतना ही कहा, भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आपको मेरे से कोई दुश्मनी थी तो आप इस बात के लिए मुझे कहते। उन निर्दोष जानवरों को मारकर आपको क्या फायदा होता? गजेंद्र ने सबके सामने हाथ जोड़कर लाल सिंह से कहा, भाई साहब मेरी मति मारी गई थी। सच कहूँ तो मेरे मन में इस बात की डाह थी कि मैंने सस्ते में अपना बछड़ा आपको बेच दिया। भले ही आपने बछड़े पर जितनी मेहनत की उसकी बदौलत ही आज वह पूरे इलाके में सबसे अच्छी बैलों की जोड़ी बनी है, लेकिन मेरे मन में जो पाप था उसके कारण ही मैंने महिपाल को इस काम में शामिल किया। इसलिए मैं भगवान से कह रहा हूँ कि महिपाल के बजाय वह मेरे प्राण हर लेता तो अच्छा होता। आप कितने भले आदमी हैं। जिस व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया, आप उसे देखने के लिए फिर भी अस्पताल पहुंच गए। इतना कहकर गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोग गजेंद्र की इस घिनौनी हरकत को सुनकर हैरान रह गए। फिर भी लाल सिंह ने गजेंद्र को शांत रहने को कहा। इसके बाद वह अन्य लोगों के साथ महिपाल की डेड बॉडी लेने मोर्चरी की ओर चले गए। ग्राम प्रधान की सहमति से इधर महिपाल का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई। गांव वालों के अनुरोध पर पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के बाद शाम 3 बजे वे लोग महिपाल का पार्थिव शरीर लेकर जो गांव लौट आए। महिपाल के आगे पीछे कोई नहीं था। यदि उसकी प्राकृतिक मौत होती तो उसकी बिरादरी के लोग उसकी अंतिम क्रिया के लिए सामूहिक रूप से कुछ योगदान भी देते, लेकिन यह सब तो गजेंद्र के कारण हुआ था। इसलिए इस मामले में अब अंतिम फैसला भी गजेंद्र को लेना था। गांव वालों के सामने गजेंद्र अपना अपराध स्वीकार करने के बाद तो लोगों ने इस मामले में गजेंद्र को ही पहल करने को कहा। अपने पापों की क्षतिपूर्ति के रूप में गजेंद्र ने खुद ही महिपाल का अंतिम क्रिया करने की बात कही। अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी। उसने डॉक्टरों से अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे अस्पताल से छुट्टी कर दें। उसे छुट्टी दे दी। अब महिपाल का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो गांव में कोहराम सा मच गया। शव को देखने वाले महिपाल के कुकर्मों को भूलकर उसकी अकाल मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे थे। जिनके लिए उसने रत्ती भर भी अच्छा काम किया था, वह आज उसे बहुत बड़ा एहसान मानकर भगवान से महिपाल की मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना कर रहे थे। इस बीच गजेंद्र के घर पहुंचने पर उसके परिवार वालों ने उसके सही सलामत घर लौटने पर थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन जब गजेंद्र महिपाल के शव से लिपट कर रोते हुए यह बात कबूल करने लगा कि शायद हमने लाल सिंह के बैलों को मारने की कोशिश ना की होती तो आज मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जाता। अपने पति के मुख से यह बात सुनते ही गजेंद्र की पत्नी मालती ने रोते हुए कहा, भजनों के पिताजी, आपने बहुत ही गलत काम किया है। आपको ऐसी क्या ईर्ष्या थी उनके बैलों से? अरे वे तो हमारी कुठियार का बछड़ा है
और उसे 2 वर्ष तक हमने कितने लाड प्यार से पाला था। फिर तुम उसे मारने के लिए बैलों की नाद में जहर डालकर आए। सच यह तो बहुत बड़ा पाप किया है आपने। भगवान का शुक्र है कि सुगमा दीदी की नज़र सही वक्त पर नांद पर पड़े चारे पर पड़ गई, वरना आज निर्दोष बैलों की हत्या का पाप आप पर चढ़ता। आप तो किसी कसाई से भी बदतर हो जो अपने गोवंश की हत्या का ऐसा प्रपंच रचा आपने। अब इस तरह रोध होकर कुछ नहीं होगा। अभी तो एक को ही उसके किए की सजा मिली है, अब आगे देखना क्या होता है। गोली के पिताजी ने आज ही नरसिंह देवता को गंगा जली का लोटा चढ़ाया है। देख लेना, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं इसी घर में फंदा लगाकर जान दे दूंगी। गजेंद्र ने पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहा, भजनों की माँ, अभी ऐसा कुछ मत कहो, वरना मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगा। मैं लाल सिंह भाई के आगे अपनी गलती कबूल कर चुका हूँ और महिपाल भाई के क्रियाक्रम से निपटकर भगवान के दरबार में जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। बच्चों ने और तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो नरसिंह बाबा तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। गलती मैंने की है भजनों की माँ, तो सजा भी मुझे ही देंगे। हम इंसान होकर किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं देते। आज मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है, हम इंसानों के किसी के बारे में भी बुरा सोचने से कुछ नहीं होता। हमारी नीयत बुरी थी तो भगवान ने तुरंत उसका दंड हमें दे दिया। लाल सिंह भाई की बैलों की जोड़ी तो आज भी सही सलामत उनके कुठियार में बंधी हुई है कि नहीं। पति पत्नी के बीच चल रहे इस कलह को शांत करने के लिए लाल सिंह को एक बार फिर बड़ा दिल दिखाने के लिए आगे आना पड़ा। लाल सिंह ने गजेंद्र से कहा, भाई यह समय इन बातों पर बहस करने का नहीं है। जल्दी से महिपाल भाई की मिट्टी को घर से उठाने की व्यवस्था करो। घर पर ही 3 बजने वाले हैं। अंत्येष्टि का समय भी दिन छिपने से पहले ही होता है। देखो, हमारे निर्दोष बैलों के लिए जो कुछ हमने देखा उससे हमें गुस्सा आया। भगवान को तो पहले से ही मालूम था यह सब किसने किया है। यदि आप लोगों के साथ दुर्घटना की सूचना मुझे थोड़ी देर पहले मिल गई होती तो मैं गंगा जली का लोटा घर से उठाता ही नहीं। लेकिन अब तो यह बात पूरे गांव वालों को पता चल चुकी है कि दोषी कौन है। इसलिए चलो, अब देर मत करो और महिपाल भाई की अर्थी को कंधा दो। लाल सिंह के समझाने के बाद गजेंद्र ने रोते हुए जैसे ही महिपाल की अर्थी को कंधा दिया तो सभी लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्त है के स्वर में के साथ अर्थी को शमशान की ओर ले जाने लगे। भले ही महिपाल की अर्थी शमशान की ओर जा रही थी, लेकिन उसके पाप पुण्य अभी भी गांव वासियों के दिलो दिमाग में जस के तस थे। दोस्तों, जैसा जिसने किया वैसा ही उसे फल मिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।